arm race. The superpowers started producing arms on such a large scale to outsmart each other. There started a rivalry to make more and more destructive weapons and to acquire a technology required for the same. But soon, both the superpowers realized that the arm race may endanger international peace. Hence, efforts towards the arms control and disarmament also happened during this period. तो क्या हुआ कि पहले ये दोनों कंट्रीज ने बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाए या अपनी सारी टेक्नोलॉजी लगा दी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने में, बट फिर बाद में ये लोगों ने रियलाइज किया कि इससे पूरे देश की शांति भंग हो सकती है, पूरी दुनिया की शांति भंग हो सकती है. तो फिर ये आर्म्स और एमिनेशंस जो बन रहे थे उस पर कुछ कंट्रोल लगाया गया. क्रिएशन ऑफ regional organizations. Developing nations created regional organizations at the regional level in order to ensure mutual cooperation in the context of the superpower rivalries. तो क्या हुआ कि रीजनल लेवल पे कुछ एक म्यूचुअल कोऑपरेशन क्रिएट करने की कोशिश की सुपर पावर्स के बीच. उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए. दे फेल्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज मोर इम्पोर्टेंट. फिर ये लोग को रियलाइज हुआ कि हमने बहुत सारे पैसे सिर्फ वॉर में और लड़ने झगड़ने में लगा दिए हैं, अब हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है. The European countries came together and formed the European Economic Community, while the South East Asia countries like Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, etc. Established the Association of Southeast Asian Nations. तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ASEAN. तो अब ये लोग को रियलाइज हो गया है कि हमको एक फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है और इसके लिए लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए. नॉन अलाइनमेंट. In this period of Cold War, while the world was becoming bipolar, there were some countries which did not want to join the superpower rivalry. तो अब क्या हुआ कि हमने देखा था ना बाइपोलरिज्म में कि मोस्टली कंट्रीज दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, बट ऐसे भी कुछ कंट्रीज थे जो ये सब झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे. Such nations decided to stay out of the Cold War rivalry. तो ये लोग ने क्या डिसाइड किया कि हम तो बिल्कुल ये झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम ये सब चीजों से दूर रहेंगे. देयर पॉलिसी इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट. तो इस पॉलिसी को बोलते थे नॉन अलाइनमेंट. द नॉन अलाइनमेंट वाज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. ये नॉन अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था कोल्ड वॉर के टाइम पे. द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. The Asian and African countries which became independent after the Second World War supported the idea of non-alignment. तो क्या हुआ, काफी सारे कंट्रीज एशिया और अफ्रीका के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे. This movement started from 1961 under the leadership of India's Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके अंडर ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और भी काफी सारे कंट्रीज ने हमारा ये चीज में साथ दिया था. द प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया मार्शल टीटो, द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट गरमल अब्दुल नासिर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकार्नो एंड प्रेसिडेंट ऑफ घाना डॉक्टर Kwame Nkrumah. The evaluation of non-alignment movement. The non-alignment movement has opposed colonialism, imperialism, and racism. It has encouraged the resolution of international disputes by peace means. तो क्या हुआ कि ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो लोग हिस्सा थे ये लोग शांति चाहते थे दुनिया में.
तो इस वजह से और काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. India led this movement under the guidance of Pandit Jawaharlal Nehru. India continued to actively support the movement afterwards as well. तो इंडिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के गाइडेंस के अंदर ये चीज़ों में पार्टिसिपेट किया और बाद में भी ये मूवमेंट को सपोर्ट किया. इवन आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट हैज़ नॉट रिड्यूस्ड. तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी ये शांति का जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसका इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ. The non-alignment movement is based on internal principles of humanism, global peace and equality. It has inspired the less developed countries to come together. तो क्या हुआ non-alignment movement से humanism मतलब इंसानियत जागी लोगों के अंदर. ये लोग पूरी दुनिया में शांति चाहते थे और इक्वालिटी चाहते थे. तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी सारे छोटे छोटे नेशंस को हिम्मत मिली कि वो लोग साथ में आए और पीस और इक्वालिटी कायम करें. It has encouraged the resolution of international disputes by meaningful means. While taking a firm stand on the disarmament, fostering human rights, the non-alignment movement put forward the problems of the poor and undeveloped countries firmly. This movement has made a demand of a new international economic order, that is NIEO. तो क्या हुआ नॉन-अलाइनमेंट मूवमेंट में ये लोगों ने वो जो भी पुअर कंट्रीज हैं या जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो भी इन लोग के प्रॉब्लम्स हैं वो सब के लिए भी एक मतलब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया या एक न्यू ऑर्डर पास किया, इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO. Summarizing briefly, the significance of non-alignment movement has not reduced even if the Cold War is over. It inspired the less developed countries to come together. It brought several new streams of economic and social changes into international policies. तो क्या हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई. वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इम्पोर्टेंस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ऑल्दो कोल्ड वॉर ओवर हो चुका है. इसने काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को हौसला दिया है कि वो लोग सब साथ में आके स्ट्रांग बन सकें और बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए हैं पूरी दुनिया में. इट गेव दीज कंट्रीज द कॉन्फिडेंस टू असर्ट देमसेल्व्स विद सेल्फ रिस्पेक्ट इन इंटरनेशनल पॉलिसीज. तो बहुत सारे कमज़ोर देशों को बहुत सारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट आया है ये और कि वो लोग इंटरनेशनल पॉलिसीज में पार्टिसिपेट कर सकें. एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. The Cold War had dominated international policies since 1945 to an end. It was an important event that happened towards the end of the last century. There were many reasons for the end of the Cold War, as given below. तो क्या हुआ कि कोल्ड वॉर की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं दुनिया में और वो ख़त्म होने के कोल्ड वॉर ख़त्म करने के भी कुछ रीजंस थे. चलो देखते हैं कि क्या रीजंस थे. The Soviet Union adopted the policy of opening up the economy. The state loosened up its control of the economy. तो क्या हुआ कि क्योंकि इकोनॉमिकली ये लोग वीक हो रहे थे तो इसीलिए उन्होंने कहा उनको समझ में आया कि अब हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बने. The then president of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev, implemented the policies of perestroika, restructuring and glasnost, openness. Due to these policies, तो ये लोग ने क्या किया, रीस्ट्रक्चरिंग और ओपननेस वाले पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए. ड्यू टू दीज पॉलिसीज द कंट्रोल ओवर द मीडिया रिड्यूस्ड. Important changes took place in the political and economical spheres. That is, these spheres were restructured. This gave impetus to the democracy. तो इसी सब चीजों से क्या हुआ कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनी. As the East European countries, under the influence of the Soviet Union, adopted the capitalist and democratic paths, the regimes were there changed. The fourth point was the Soviet Union disintegrated as several new nations were created out of it.
तो क्या हुआ कि सोवियत यूनियन जो था डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब उस ब्रेकअप हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि बहुत सारे नए नेशंस बन गए. रशिया वॉज द बिगेस्ट कंट्री इन द सोवियत यूनियन. तो रशिया सबसे बड़ी कंट्री थी सोवियत यूनियन में. पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड. तो कोल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड कैसा था वो हम देखेंगे. The Cold War came to an end with the disintegration of the Soviet Union. मतलब सोवियत यूनियन जो था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, which till then had been a super power. तब डिवाइड होने से कभी भी हमारा कैसा होता है कि शक्ति कमजोर होती है, पावर कम हो जाते हैं. जो तो अभी तक वो सुपर पावर था बट अब वो डिसइंटीग्रेट हो गया है. As the result, major changes took place in the world politics. तो क्या हुआ, इस वजह से वर्ल्ड के पूरे दुनिया के पॉलिटिक्स में काफी सारे चेंजेस आए. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो अमेरिका पहले भी सुपर पावर था और वही एक सुपर पावर रह गया. A conducive atmosphere prevailed for the growth of the trade and economic relations between and among the nations. तो कैसा एनवायरमेंट बना जिससे सारे नेशंस आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर सकें. कैपिटल, लेबर, मार्केट्स एंड इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड थ्रू द वर्ल्ड. आइडिया स्प्रेड फ्रीली एज वेल. तो क्या हुआ, सब लोग नए नए आइडिया सोचने लगे खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के. As all the nations of the world decided to give priority to the trade relations, the new idea of giving aid to the other nations fell behind. Instead, efforts began to be made to establish economical relationships. The description of a country which was opposed to another has now changed from enemy nation to the rival nation. तो क्या हुआ कि आपस में सब लोग अब सोचते थे कि हमको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, तो उस वजह से आपस में सब लोग ट्रेड करने लगे. और क्या हुआ, एनिमी नेशन के बदले वो लोग राइवल नेशन बन गए, मतलब आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बन गए. The responsibility of the United Nations has increased. तो क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई. The United Nations now had to take more concrete steps to maintain the global peace and security. तो यूनाइटेड स्टेट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि उनको और कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने थे ताकि दुनिया में शांति और सिक्योरिटी बनी रहे. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, fostering of human rights, gender equality and management of natural calamities now acquired a global dimension. तो अब लोग किस बारे में सोचने लगे पूरी दुनिया के कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, जेंडर इक्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल कैलामिटीज, ये सब चीज़ों के बारे में सोचने लगे. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज बिकेम मोर ओपन. क्या हुआ कि सभी कंट्रीज में आपस में ट्रेड रिलेशंस बनने लगे. As being mentioned before, capital, labor, markets and the information began circulating globally. तो ये सब चीज़ें ग्लोबली सर्कुलेट होने लगी. कैपिटल मतलब मनी, लेबर, मार्केट्स और इंफॉर्मेशन, ये सब आपस में ये लोग शेयर करने लगे पूरी दुनिया में. द गिव एंड टेक ऑफ द आइडियाज अमंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रीव. तो पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर करने लगे. ड्यू टू द रेवोल्यूशन in the information technology, different events and the developments began to be known everywhere. तो क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से इंफॉर्मेशन जल्दी पास हो सकती थी. तो क्या हुआ कि जो आइडियाज शेयरिंग था वो बहुत आसान हो गया और हर जगह डेवलपमेंट होने लगा. The boundaries between the nations did not remain as sacrosanct as they were before. All these processes are together called globalization. तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि कंट्रीज सब आपस में साथ आ गए और आइडियाज शेयर करने लगे क्योंकि और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने लगे. जस्ट एज ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अस बेनिफिट्स, इट हैज ऑल्सो कॉज्ड लॉसेस. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत बेनिफिट्स तो हुए हैं पर कुछ लॉसेस भी हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, as the economies of different countries got linked with each other, trade increased, economic unification grew, plenty of products became available in the market. But at the same time, the gap between the poor and the rich nations did not reduce.
तो क्या हुआ कि ठीक है, ट्रेड स्टार्ट हो गया, आपस में सब लोग ग्रो करने की कोशिश करने लगे, बट इसमें एक चीज हुई कि जो रिच और पुअर के बीच में गैप था वो कम नहीं हुआ। जो रिच थे वो रिच ही रहे और जो पुअर थे वो पुअर ही थे। In this chapter, we studied the global developments from 1945 onwards. We understood the world in the Cold War period, the arms race, and the effort at disarmament. We also learned about the meaning of globalization. ठीक है, ये चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। 1945 ऑनवर्ड्स जो भी डेवलपमेंट हुए या ग्लोबलाइजेशन हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। In the next chapter we shall study the India's foreign policy. तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।